हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 से रिलेटेड जो भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर होंगे, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये वैसे क्वेश्चन आंसर है जिसमें से कई सारे क्वेश्चन आंसर परीक्षा में आ चुके हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जो परीक्षा में आने की पूरी-पूरी संभावना है जिनकी, वो सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस सेशन में करवाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न उत्तर का सेशन है। 2024 में जो भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। इसीलिए आप लोग देखिएगा और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सेशन को आप लोग शेयर नहीं करते तो शेयर ज़रूर कीजिएगा सेशन को। एक बार शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल मैंने लगाया नहीं, तो चलिए शेड्यूल की बात कर लेते हैं। शेड्यूल की वैसे शेड्यूल के बारे में आप लोगों को पता हो गया होगा। जो शेड्यूल है जो शेड्यूल है हमारा, जिसको हम टाइम टेबल भी कहते हैं, इसको हम टाइम टेबल भी कहते हैं। ये जो टाइम टेबल है, जो पॉलिटी की क्लास होती है, जो पॉलिटी की क्लास होती है ट्यूसडे, थर्सडे, उसके बाद सैटरडे, मतलब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को क्लास होती है। वहीं ज्योग्राफी की जो क्लास होती है, यह मंडे, सोमवार, वेडनेसडे, बुधवार और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को क्लास होती है। तो ये इतना ही शेड्यूल है। और शेड्यूल क्लास का जो टाइम है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो क्लास का जो टाइम है यह है 8 पीएम, 8 बजे इवनिंग में, 8 पीएम यानी कि 8 बजे शाम में डेली क्लास हो रही है और एक दिन बाद एक दिन करके क्लास हो रही है। तो आई होप आपको शेड्यूल के बारे में पता चल गया होगा। आप लोग शेयर नहीं करते तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर भी जॉइन हो जाइए। पिछले 3-4 कुछ दिनों से मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन करवा रहा हूँ, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है ये मैं दे रहा हूँ आप लोगों के अटेंड के लिए, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों को कितनी जानकारी है या आप लोगों का पढ़ा हुआ कितना आप लोगों को याद है। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन करिए। और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे वहाँ पे पोल करते हैं, यानी कि वहाँ पे वो जो क्विज है वो अटेंड करते हैं। तो जाकर के क्विज ज़रूर अटेंड करिएगा, ताकि आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा। और जैसे ही पॉलिटिकल साइंस का, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, 9-8 चैप्टर के बाद जो 9वां चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा, उसका क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे। उसके बाद एक पूरा मैराथन में लूँगा इस चैप्टर, इस बुक से रिलेटेड। जो बुक हमारा है समकालीन विश्व राजनीति, इससे रिलेटेड एक मैं मैराथन लेने वाला हूँ। उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊँगा। जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है पॉसिबल, जो मैं करवा चुका हूँ या जो पीछे पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपसे को करवाने वाला हूँ। इसलिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे हैं जो इसका लाभ ले सकें। पहला क्वेश्चन है हमारा, अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? और 2023 के एग्जाम में ये पूछा गया। जी हाँ, जस्ट पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये दूसरे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। 23 में पूछा गया है तो हो सकता है 24 में पूछा जाए। अगर 23 में बिहार बोर्ड से पूछा गया तो हो सकता है वो झारखंड बोर्ड में पूछा जाए, हो सकता है वो राजस्थान बोर्ड में पूछा जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार बोर्ड वाले ही तैयारी करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो क्लास चल रही है वो एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। इसलिए सभी स्टेट के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल यह जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, किस लिए ये संधि बनाई गई थी? तो ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको कम करने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए 1997 में एक संधि अपनाया गया था, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह संधि इसमें शामिल, यानी कि इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। यानी कि जो भी देश इस संधि में शामिल होंगे, वह अपने देश के अंदर, वह अपने देश में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेगा। और यह प्रतिबद्धता जतानी होगी कि वह कम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिग्नेचर करके आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे प्रतिबद्धता जतानी होगी, यानी कि नेसेसरी हो गया ये, ठीक है। 2 नंबर वाली क्वेश्चन है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको पता है कि 40 से 60 शब्दों में लिखने के लिए बोलता है, तो 40 से 60 शब्दों में आप लिख देंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। कम से कम 40, अधिकतम 60 या 70 शब्दों में आप लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है मूलवासी को परिभाषित करे। जो मूलवासी जनता के सवाल थे, चैप्टर के अंत में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि हाशिए पर रखी जो मूलवासी जनता थी, उनका क्या हश्र हो रहा है, उनके क्या सवाल हैं। वहीं से क्वेश्चन निकलता है कि मूलवासी जनता को या मूलवासी को परिभाषित करे। तो मूलवासी कौन होते हैं? कि किसी भी क्षेत्र में रह रहे वह लोग जो बहुत पहले से रह रहे हैं या उनके पूर्वज वहां पे रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं या उनके पूर्वज कहीं से आकर के वहां रहते हैं, तो वहां के उस जनता को मूलवासी कहा जाएगा। दुनिया में इनकी संख्या लगभग 30 करोड़ है, ऐसा ध्यान रखना है आपको। और इसके बावजूद जमीन और जीवन प्रणाली के बारे में इनकी दृष्टि जो है विश्व में एक समान है, यानी कि एक अफ्रीका में रह रहा है, दूसरा एशिया में है। जनजाति की मैं बात कर रहा हूँ, मूलवासी की बात कर रहा हूँ। तीसरा ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं पे अमेरिका में है, यूरोप में है। इस तरह से जनजाति रहते हैं, लेकिन जो ज़मीन है और जो जीवन प्रणाली है, इनके बारे में इनका दृष्टिकोण जो है बिल्कुल एक समान है, जो कहीं न कहीं जो जानकार हैं, उनको ये बातें बहुत अचरज में डालती है। ठीक है? और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो एक चीज़ और लिख सकते हैं, एक लाइन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भारत में मूलवासी जनता भारत के जनसंख्या का लगभग 8% है। भारत में इनकी संख्या भारत में इनकी संख्या भारत की कुल आबादी का लगभग 8% या 8% है। तो एक लाइन आप और जोड़ सकते हैं यहाँ पे। और मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आप चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, डज़न्ट मैटर। आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के नोट्स बने होने चाहिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से आपको डील करना है एग्जाम में। और जब आपके नोट्स बने हुए रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए थे? यहाँ पे एक लाइन में जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पे एक लाइन में जोड़ना चाहूँगा, रियो सम्मेलन में, ठीक है? 1992 के रियो सम्मेलन, 1992 के रियो, इसके बाद हम आ जाएँगे सम्मेलन में। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि विश्व के जो धनी देश है, जो विकसित देश है, खास करके जो उत्तरी गोलार्ध के देश है और विश्व के जो गरीब देश है और विकासशील देश हैं, जो खासकर दक्षिणी गोलार्ध में है, उनके लिए पर्यावरण के मायने अलग-अलग है। जहाँ विश्व के धनी देश ये चिंता जाहिर कर रहे थे ओज़ोन परत को लेकर के और वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, वहीं पे जो दक्षिणी देशों की चिंता थी, यह थी उनके आर्थिक विकास की और पर्यावरण प्रबंधन की। उसके अलावा और क्या परिणाम हुए? इसमें एजेंडा 21 से संबंधित कुछ समझौते और तौर तरीके सुझाए गए, जो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता और वानिकी से संबंधित थे। लेकिन इस बात पर सब सहमत थे कि जो आर्थिक विकास है, यह ऐसे होना चाहिए, या आर्थिक विकास का तरीका ऐसे होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, और इसे को टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। इसे क्या कहा गया? टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। बहरहाल कुछ आलोचकों का ये कहना है कि जो एजेंडा 21 है, जिसमें 21 बिंदु में ये बताया गया है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, तो जो एजेंडा 21 है, इसका झुकाव पर्यावरण संरक्षण के बजाय आर्थिक विकास की ओर है। जो आलोचक है, ये अपना तर्क देते हैं। तो आप 5 नंबर में आएगा तो पूरा लिखिएगा, अगर 2 नंबर में आए तो सिर्फ इतना ही लिखिएगा, सिर्फ इतना ही लिखिएगा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है? दोनों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, अब जैसे एग्जाम में आता है वैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को पता है 1992 में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसको पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। जिसको किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें 170 देशों ने भाग लिया था, हजारों स्वयंसेवी संगठन और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने
भाग लिया था इस सम्मेलन में। क्यों भाग लिया था? क्योंकि यह पर्यावरण और विकास से संबंधित सम्मेलन था। इस सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर जो बढ़ते सरोकार जो चिंताएं हैं, इसको एक ठोस रूप मिला था। यानी कि जो बहुत जितने देश थे, जो स्वयंसेवी संगठन थे, जो अंतर्राष्ट्रीय निगम ये शामिल हुए थे, सबने सहमति जताई कि नहीं, पर्यावरण को बचाना जो है हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ छूट छूट रहा है, जैसे ही आएगा मैं खुद को हाइड कर लूंगा। विश्व की साझी विरासत या जो साझी संपदा है, उन संसाधनों को कहते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति, एक लोगों का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। इसी प्रकार विश्व में कुछ ऐसी संपदा है, विश्व के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो किसी भी देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते, वह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं और इनका प्रबंधन साझे तौर पर किया जाता है। इनका प्रबंधन जो है साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसे ही वैश्विक संपदा या मानव की साझी विरासत कहा जाता है। अगर अब एग्जाम्पल की बात करें तो जो अंटार्कटिका है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, जो समुद्री सतह है, जो वायुमंडल है पृथ्वी का, जो अंतरिक्ष है, ये सब साझी संपदा के उदाहरण हो जाएंगे। ये सब साझी संपदा कहलाते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष, ये सब साझी संपदा या विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। यहां तक 2 नंबर में पूछे तो यहीं तक लिखना है, लेकिन यहां दे दिया है कि इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इस विश्व की जो साझी संपदा है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। टॉपिक है हमारा विश्व की साझी संपदा का दोहन और प्रदूषण। उसी क्वेश्चन का है, अलग से नहीं है, 5 नंबर में है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। जो वैश्विक संपदा है, इसकी सुरक्षा को लेकर के जो भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, यह कायम नहीं हो सका और इसका एक रीजन है जो वैज्ञानिक साक्ष्य है, इसकी कमी है और समय सीमा को लेकर जो देश है उनके बीच आपसी मतभेद है, असहमति है, सहमत नहीं हो पाए हैं। जो पृथ्वी का वायुमंडल है, यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से प्रभावित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है और जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, इसमें ज्यादा योगदान विकसित देशों का है, धनी देशों का है और कम योगदान, न के बराबर योगदान जो है ये विकासशील देशों का है। उसके अलावा जो समुद्री सतह है, यह भी प्रदूषित हो रहा है। कैसे प्रदूषित हो रहा है? जो नदियों का गंदा पानी है, यह समुद्री सतह में जाता है। उसके बाद समुद्र के किनारे जो बस रही आबादी है, यह भी समुद्र को प्रदूषित करती है। साथ ही साथ दुनिया भर से लाए हुए कचरे को समुद्र में फेंका जाता है। इस वजह से भी समुद्र क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद बाहरी अंतरिक्ष का जो प्रबंधन है, इसको लेकर के भी दोनों गोलार्ध के जो देश है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के देश और दक्षिणी गोलार्ध के देश, यह सहमत नहीं है। क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो भी दोहन का कार्य हो रहा है, सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, फिर सैटेलाइट को मार के गिराया जा रहा है। सैटेलाइट की कुछ अवधि होती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक वो काम करना बंद हो जाता है। तो यानी कि वो कचरे के रूप में अंतरिक्ष में घूमता रहता है, जिस वजह से उसका फायदा ना तो आज ही होगा और न ही आने वाले समय में होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इसलिए भी समझ में आ जाएंगी कि मैंने आपको चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हो और हालाँकि मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी खुद को मैं हाइड ही करके रखूँगा। क्वेश्चन है हमारा, साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों से आपका क्या अभिप्राय है? इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? ठीक है? इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? जो साझी जिम्मेदारियां हैं, इसको लेकर के दोनों गोलार्ध के लोग, जो देश है, ये असहमत है, इनमें असमानता है। इनका अपना अपना तर्क है। उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, इनका तर्क है कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के देशों का तर्क है कि पर्यावरण को अधिक नुकसान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों के औद्योगिकरण के समय में हुआ है। इसलिए जो नुकसान ज्यादा किया है, भरपाई भी वही ज्यादा करेगा, यानी कि नुकसान की भरपाई उन्हें ज्यादा करनी चाहिए। और 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 170 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था, उसमें दक्षिणी गोलार्ध का जो ये तर्क था कि जो ज्यादा नुकसान करेगा
वह उसकी भरपाई ज्यादा करेगा, इस तर्क को मान लिया गया और इसे ही साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, मैं इतना ज्यादा एफर्ट लगाता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, 2 4 5 क्वेश्चन जितने भी होते हैं मैं पोस्ट करता हूँ एमसीक्यू, आप उसको अटेंड कीजिए, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं या आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। बहुत कम लोग अटेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मतलब क्या है, क्वेश्चन देने का क्या मतलब है कि नहीं पूछा गया फिर भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। रीजन क्या है इसका, कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और जो वैश्विक तापमान उसी को बोलते हैं, जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जो बहुत सारी गैसेस हैं जो वायुमंडल में जा रही है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली जितने सारे सम्मेलन हुए, क्योटो प्रोटोकॉल में कह लूं, रियो सम्मेलन हो गया, ये सभी पर्यावरण को बचाने के लिए ही किया गया था, ठीक है। जो हानिकारक गैसें हैं उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण ना हो, पृथ्वी का टेम्परेचर ना बढ़े। और अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हिम है वो पिघल जाएगा, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा और समुद्र किनारे जो भी शहर हैं, जो भी देश हैं, ये आने वाले समय में डूब सकते हैं। कुल मिला के जो बात हुई किसको बचाने की, पर्यावरण को बचाने की। इसलिए ये क्वेश्चन लाने का यही मकसद है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, ठीक है, अवांछनीय परिवर्तन। वांछनीय होता है मनचाहा, जैसे आप चाहते हैं वैसे हो जाए, लेकिन अवांछनीय होता है कि आपके मन के अनुरूप नहीं होता है। तो ये जो अवांछनीय परिवर्तन होगा पर्यावरण के किसी भी घटक के रूप में, ठीक है, किसी भी घटक में, नदी में हो, वायु प्रदूषण हो, उसके जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण, उसके बाद भूमि प्रदूषण होता है। तो ये सभी प्रदूषण जो है जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है, इसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, या यही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण में जो मानवीय विकास की प्रक्रिया, यानी कि वो कौन से फैक्टर है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है, मानवीय विकास की प्रक्रिया, मानव जैसे जैसे डेवलप कर रहा है, इस वजह से भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। औद्योगिकरण, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, हानिकारक गैसें निकल रही है, और नगरीकरण, पेड़ पौधों को काट करके जो एग्रीकल्चर योग्य खेती करने योग्य जमीन है उसको क्या किया जाता है, वहाँ पे नगर बसाया जा रहा है। ये सब पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारक हो जाएँगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन, अलग-अलग नाम है, ध्यान रखिएगा। भूमंडलीय तापन, वैश्विक तापन, वैश्विक उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग क्या है? यह क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड के 2012, 2019 और 2020 में पूछा गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 2024 में नहीं पूछा जा सकता, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, या झारखंड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, या राजस्थान के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, या मध्य प्रदेश के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसकी पूरी संभावना बनती है कि ये पूछा जा सकता है, और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सारे देश सजग हो रहे हैं, इसलिए एक करंट मुद्दा बनता है, ठीक है। जो पृथ्वी पर लगातार विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जो जिसका उत्सर्जन बढ़ रहा है, जैसे कि मीथेन, CH4 का मतलब मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, इसके बढ़ने से इसका जो मिश्रण वायुमंडल में ज्यादा हो रहा है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है, और वायुमंडल में बहुत सारी गैस हैं जिसके साथ ये मिश्रण कर रहा है, जिसके साथ ये मिश्रित हो रहा है। तो इसके मिश्रण के कारण जो होता है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है, जिस कारण जो है संपूर्ण विश्व में जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे ही भूमंडलीय तापन कहा जाता है, उसे ही भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इस कारण क्या हुआ कि वैश्विक तापमान में औसत वृद्धि हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। कहीं-कहीं अतिवृष्टि, कहीं-कहीं पर बहुत ज़्यादा वृष्टि होती है, बारिश होती है, ओला गिरता है, पत्थर बरसते हैं, कहीं पे कम होता है, बाढ़ जैसी समस्या कहीं पे आ जाती है, कहीं पे बिल्कुल ही पानी नहीं होता तो सूखा जैसी समस्याएँ हो जाती है। ये सब विश्व के पटल पर देखी जा रही है, और हाल-फिलहाल में देखिए ना, उत्तराखंड में बाढ़ आया, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आया, उसके बाद कहाँ यार, गुजरात में बाढ़ आया था। तो ये सब कहीं न कहीं इसी का प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैस का ही इफ़ेक्ट है। और इस यहीं बात करें कि भारत के किसी दूसरे राज्यों में जहाँ पे बारिश हुई नहीं, वहाँ पे बहुत सूखा पड़ा। तो इसलिए जो है ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है, ये सब के सब सम्मिलित रूप से ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। इसका जो उत्सर्जन है,
इसको कम करने की बात चल रही है, जो जिस वजह से पर्यावरण को कम नुकसान होगा और जो जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, जो प्राकृतिक विपदाएँ हैं, ये कम होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सेशन अच्छा लग रहा हो तो फिर से मैं कहता हूँ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यही लाइक की वजह से, यही लाइक जो है आपका मेरा मोटिवेशन है, मैं मोटिवे ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे-अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ, आप लोगों के लिए और मेहनत करूँ, आप लोगों के लिए और ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर के आऊँ। तो सिर्फ़ मेरा जो मेहनत है, आप अगर म मुझे टीचर मानते हैं, मुझे गुरु मानते हैं, तो आपका जो गुरु दक्षिणा है, लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कम से कम इतना गुरु दक्षिणा आप ज़रूर दे दीजिए मुझे। तो सेशन यहीं पे खत्म होता है। सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही साथ कमेंट लास्ट में ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। थैंक यू।